बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ रहे हैं, जो कि निबंध विधा में हमारे लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न पाठ से है। प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। बच्चों, जब आपको यह पाठ पढ़ाया गया था, इस पाठ का भाग प्रथम पढ़ाया गया था, तब उस पाठ में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया था कि पत्र जैसा संतोष क्या फ़ोन और एसएमएस दे सकता है, या इससे जो संदेश हम प्राप्त कर रहे हैं वह दे सकता है। तो बच्चों, इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है। पत्रों का क्या होता है बच्चों? स्थायी अस्तित्व रहता है। जब तक हम उन्हें संभाल कर रखना चाहते हैं, तब तक हम उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। इन्हें पढ़ने के बाद इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, उन्हें एकत्रित करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, जबकि फ़ोन और एसएमएस में ऐसा नहीं होता। बच्चों, जो हम पत्र लिखते हैं उनको हम बार बार पढ़ भी सकते हैं, और पत्र जो लिखता है, लिखने वाले की उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है, उसकी मनोदशा हमें देखने को मिलती है, और पत्रों को हम एक पुस्तक का रूप भी दे सकते हैं। क्या हम एसएमएस को या जो हम फ़ोन कॉल करते हैं उनको दे सकते हैं? नहीं दे सकते बच्चों। पत्र को खद कागज उत्तरम जाबू लेख काड़ित पाती चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम बताइए। बच्चों, आपने जब यह पाठ पढ़ा था तब आपको एक एक शब्द के बारे में बताया गया था कि यह कौन कौन सी भाषा में हम पत्र को किस किस नाम से पुकार रहे हैं। तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। और देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। हम पत्र कहते हैं संस्कृत में, चिट्ठी या पाती हम कहते हैं हिंदी भाषा में, खत कहते हैं उर्दू भाषा में, कागज कहते हैं कन्नड़ भाषा में, और उत्तरम जाबू और लेख कहते हैं तेलुगु में, और काड़ित कहा जाता है तमिल भाषा में। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो बच्चों, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया। आप लोग आज भी पत्र लेखन को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, तथा आपकी परीक्षा में पत्र लेखन से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन कला प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया था। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। बच्चों, धरोहर क्या होती है? धरोहर वह होती है जो कि हम अपने पूर्वजों से संपत्ति के रूप में प्राप्त करते हैं। तो पत्र धरोहर हो सकते हैं, क्या एसएमएस धरोहर हो सकते हैं? आपको यह बताना है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस धरोहर क्यों नहीं हो सकते। पत्र धरोहर हो सकते हैं, परंतु एसएमएस नहीं हो सकते, क्योंकि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद पत्रों को हम पुस्तक के रूप में संकलित कर सकते हैं। देश काल और समाज को जानने के लिए असली पैमाना पत्र हो सकते हैं। नेहरू जी, गांधी जी, भगत सिंह जी आदि के द्वारा लिखे गए पत्र हमारी धरोहर बन चुके हैं। इनके द्वारा जो पत्र लिखे गए थे वो या तो किसी संग्रहालय में सुरक्षित है, या किसी पुस्तक के रूप में संकलित किए जा चुके हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। इस तरह से बच्चों, पत्र एक धरोहर हो सकते हैं।
क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बच्चों, वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग सुविधा अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि पत्रों की अपनी एक दुनिया है जिसमें विश्व स्तर तक वे अपना विस्तार पाते हैं। यानी हम ही नहीं, विदेशों में भी पत्र इतने ही लिखे जाते हैं। आज व्यापारिक व विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। इन पत्रों का आज अपना अलग महत्व है, अतः कभी भी फैक्स, टेलीफोन, ईमेल तथा मोबाइल चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न पाठ से आगे से लिया गया है। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बैरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है? आप लोगों ने ऐसा किया है कि आपने पत्र लिखा है, पता वगैरह सही सब कुछ लिख दिया है, लेकिन उस पत्र पर आप डाक टिकट लगाना भूल गए हैं। तो बच्चों, आप डाक टिकट जब लगाना भूल जाते हैं तो वह पत्र बैरंग हो जाता है। तो बच्चों, जब ये बैरंग पत्र भेजा जाता है तो आपको पता है कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, सामने वाले व्यक्ति को, डाकिये को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बैरंग पत्र पाने वाले को दुगना मूल्य देना पड़ता है। हाँ बच्चों, आप पत्र बैरंग तो भेज देते हैं, लेकिन आप जिस व्यक्ति को भेज रहे होते हैं उस व्यक्ति को जितने मूल्य का हमारा डाक टिकट उस पत्र पर लगना होता है, उससे दुगना मूल्य डाकिये को चुकाना होता है। कई बार तो क्या होता है, वो पत्र लेने से ही मना कर देते हैं। यदि प्राप्त करने वाला पत्र नहीं लेता है तो पत्र प्रेषक के पास वापस आ जाता है। अगर आप बैरंग भेजोगे और सामने वाले के अत्यधिक रुपये लगेंगे तो वो क्या करेगा, वो वापस आपके पास ही भेज देगा और फिर वह पत्र आपके पास ही वापस आ जाएगा। पत्र प्राप्तकर्ता पत्र से तथा उसमें लिखे समाचारों से वंचित रह सकता है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश भेजना है, कोई महत्वपूर्ण समाचार भेजना है और आपने अगर अपना पत्र बैरंग भेजा है तो क्या होता है, सामने वाला आपका पत्र अगर वापस कर दे रहा है तो आप जो महत्वपूर्ण समाचार उसे देना चाहते हैं वह महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। अतः बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आपको बैरंग नहीं भेजना है, हमेशा उस पर डाक टिकट लगाना है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? बच्चों, ये पिन कोड क्या होता है? यह पिन कोड 6 अंकों का एक संख्या होती है। हाँ बच्चों, यह पिन कोड 6 अंकों की एक संख्या होती है और यह हमें पता बताता है। कैसे बताता है? इसका प्रत्येक अंक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसका जो पहला अंक राज्यों को बताता है, अगले 2 अंक उस क्षेत्र को बताते हैं तथा अगले जो 3 अंक होते हैं वह संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं जहाँ से कि डाक बांटी जाती है। हाँ बच्चों, पहले अंक से तो हमें राज्य का, दूसरे अंक से हमें उस क्षेत्र का और बाकी जो 3 अंक होते हैं उससे हमें उस डाकघर का पता चलता है जिससे कि डाक बांटी जानी है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? बच्चों, महात्मा गांधी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलन और उनके उल्लेखनीय योगदानों के कारण उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बना दिया गया था। उस समय गांधी जी देश के किस भाग में रहकर क्या कर रहे हैं यह सबको पता था, इसलिए गांधी जी को दुनिया भर से पत्र आते थे। वह सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया पता लिखते हुए ही आते थे और मजे की बात है कि वे पत्र उनके पास पहुंच भी जाया करते थे।
अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। हाँ बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर देना है। देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। हाँ बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कविता है भगवान के डाकिए, जो कि लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। बच्चों, इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना गया है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है? हमें पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से एक लेख लिखना है। तो बच्चों हम लिखेंगे, देखिए, जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं, उनमें निहित सुख और दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बाज नहीं है बच्चों, ये बादल है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ईश्वर के ऐसे संदेश जो हमें केवल महसूस करते हैं, इनके द्वारा दिए जाते हैं। पक्षी अपनी स्वच्छंद उड़ान भरते हैं, इसलिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता है। फूलों की सुगंध को अपने पंखों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार बादल भी एक देश से दूसरे देश में भाप बनकर बरसते हैं। इनके द्वारा लाए गए प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश मनुष्य ना पढ़कर पेड़, पौधों, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वह भी अपना अनुमान और कल्पना से ही है। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, ये जो हमारे कालिदास जी हैं जिनकी बात की जा रही है, वो हमारे संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान महाकवि हैं। इन्होंने एक काव्य लिखा है मेघदूत। मेघ का अर्थ होता है बादल, दूत का होता है संदेश देने वाला। बच्चों, इस मेघदूत काव्य में कालिदास जी ने बादल को संदेश वाहक बनाया है। संदेश वाहक यानी डाकिया बनाया है। तो इस काव्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करके लिखनी है। तो बच्चों, जानकारी इस प्रकार है। मेघदूत महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित एक दूत काव्य है, जिसमें महाकवि कालिदास जी ने अपने नायक यक्ष के द्वारा वर्षा ऋतु के बादलों को दूत बनाकर अलकापुरी में रहने वाली अपनी बिरहाकुल प्रेमिका को अपनी मन स्थिति का संदेश भिजवाया था। अर्थात बादलों ने इस काव्य में संदेश वाहक का कार्य किया था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ इस भाग में पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए, इन प्रश्नों के उत्तर देखे। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे तथा प्रश्नों के उत्तर यही याद हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप वापस इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। हम इस पाठ के अगले भाग में आपके लिए भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।